নাক কান গলার অপারেশনের ক্ষেত্রে এটি একটি যুগান্তকারী সমাধান। আমি রোবোটিক সার্জারির কথা বলছি। আমার সঙ্গে রয়েছে চেন্নাই অ্যাপোলো হসপিটালের ডক্টর ভেঙ্কাটা কার্তিকেয়ন সি। We can come through a pocket behind with the robot, we'll be able to take it. सर्जरी के बाद पेशेंट को वॉइस चल जाते हैं। With a better magnification of the robot, we'll be able to see the structures clearly and we'll be able to preserve the voice. कितना दिन में पेशेंट नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं? पेशेंट को जल्दी हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, एक दिन में ही डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द ट्यूमर। मोस्ट ऑफ द पीपल कैन अफोर्ड इट और नॉट? मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ 1 लाख वुड बी फिगर वी कैन थिंक अबाउट। अभी रोबोटिक सर्जरी का इंश्योरेंस में धीरे धीरे आ रहे हैं। When people cannot ignore it, कोई भी अगर परसिस्टेंट अल्सर हो मुंह में, what kind of problem or condition demand robotic surgery? throat, tonsil, voice box, the foot pipe. মেডিকেল সায়েন্স এখন রোবটের গতিতে এগোচ্ছে। আগে যে সকল অপারেশনের কথা ভাবলেই গায়ে কাটা দিত, এখন সেগুলোই খুব সহজে করে ফেলা সম্ভব হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি রোবোটিক সার্জারির কথা বলছি। বিশেষ করে ইএনটি বা নাক কান গলার অপারেশনের ক্ষেত্রে এটি একটি যুগান্তকারী সমাধান। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এই অপারেশন নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে। কেউ মনে করেন এটি খুব জটিল, কারো মনে প্রশ্ন এটা কতটা খরচ সাপেক্ষ। এই সমস্ত জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্যই দ্য ওয়াল আরোগ্যর নতুন হেলথ টকে আমি জিনিয়া। আমার সঙ্গে রয়েছে চেন্নাই অ্যাপোলো হসপিটালের ইএনটি অ্যান্ড रोबोटिक हेड एंड नेक सर्जन डॉक्टर भेंकटा कार्तिकेयन सी। वेलकम डॉक्टर। नमस्ते। सो डॉक्टर, नॉर्मल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में क्या फर्क है? सच में ये हो सकते गले के ऑपरेशन विदाउट काट एंड स्कार हो सकते हैं? बिल्कुल। जो फॉर एग्जांपल ईएनटी हेड नेक स्पेशलिटी में रोबोटिक हेड नेक सर्जरी को दो तरह देखा जाता है। एक तो ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। थ्रू द माउथ वी रिमूव ट्यूमर्स, कैंसर्स फ्रॉम द अपर पोर्शन ऑफ द थ्रोट, वॉइस बॉक्स, बैक पोर्शन ऑफ द टंग, वी कैन टेक इट। दैट इज ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी। ये दूसरा जो टाइप होता है जिसमें आप कहते हैं, जिसने आपने कहा जो नेक स्कार को अवॉइड करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल थायराइड नोड्यूल्स होता है, उसको हम दो तरह का कर सकते हैं। एक तो बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड द हेयर लाइन इंसिशन देके, बाय अवॉइडिंग अ स्कार इन द नेक वी कैन कम थ्रू अ पॉकेट बिहाइंड विद द रोबोट, विल बी एबल टू टेक इट। और व्हाट वी कॉल अ रैबिट अप्रोच, फ्रॉम द मेक अ इंसिशन इन द अंडरआर्म एंड द चेस्ट एंड देन यूजिंग द रोबोट विल रिमूव द थायराइड नोड्यूल्स एंड ट्यूमर्स। सो द एडवांटेज यही है रोबोटिक सर्जरी का, it is a high magnification and 3D vision. So the robotic instruments are controlled by the surgeon. So surgeon control करता है, इसलिए precise movements होता है। और जो magnified view में हम normal structure और tumor को differentiate कर सकते हैं, जो blood vessels, important nerves उसको identify कर सकते हैं। So इसलिए blood loss कम होता है। ब्लड लॉस कम होने से, पेन कम होने से इनका अर्ली रिकवरी हो जाता है, अर्ली पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर सकते हैं। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रोबोटिक सर्जरी। सो थ्रोट और गले के पास ये प्लेस बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत सारे नर्व रहता है, ब्लड वेसल भी रह सकते हैं। क्या रोबोटिक सर्जरी में इतना सेंसिटिव ऑपरेशन प्रॉपरली कर सकते हैं और कोई रिस्क भी रह जाते हैं? बिल्कुल। एनी सर्जरी फॉर दैट मैटर, anatomical knowledge and experience of the surgeon is very important, whether it is open surgery or robotic surgery. जिस robotic surgery में जो trained surgeons हैं, with the advantages of robotic surgery, जैसे मैंने कहा जो magnified vision है, 3-dimensional perception है, उसके थ्रू हम एक एक स्ट्रक्चर को क्लियरली देख सकते हैं। उसका एनाटमी, रोबोटिक सर्जरी का एनाटमी अब सर्जन्स को फेमिलियर रहता है, एक्सपीरियंस सर्जन्स को। They can easily remove the structures, identifying the normal structures from the tumor, जो nerve है, blood vessels है, for example thyroid gland में parathyroid glands होता है, या recurrent laryngeal nerve, voice को supply करने वाला nerve होता है, हम clearly identify कर सकते हैं, उसको preserve कर सकते हैं, जिसलिए normal function preserve हो जाता है। Okay. So these are advantages of robotic surgery.
सो अक्सर देख जाते हैं कि थायराइड और थ्रोट सर्जरी के बाद पेशेंट को वॉइस चल जाते हैं, तो रोबोटिक सर्जरी के वजह से भी कि वॉइस भी थोड़ा लो हो जाते हैं पेशेंट का और चल भी जा सकते हैं वॉइस। अगेन इम्पॉर्टेंटली ओपन सर्जरी हो रोबोटिक सर्जरी हो, एक्सपीरियंस ऑफ द सर्जन, एनाटॉमिकल नॉलेज एंड कितना वॉल्यूम चल रहा है। हाई वॉल्यूम सेंटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द नर्व either approaches, ओके। but with the robotic approach we'll be able to see them very clearly. जब thyroid gland का सर्जरी होता है, we know that there are two nerves on either side, right side and left side में, उसको कहते हैं recurrent laryngeal nerve which supplies the vocal cord, ओके। so which is responsible for the voice. उसको प्रिजर्व करने के लिए हम इंट्राऑपरेटिव नर्व मॉनिटरिंग भी करते हैं। ओके। वो रोबोटिक सर्जरी करेंगे तब भी उसको यूज किया जा सकता है, and with a better magnification of the robot we will be able to see the structures clearly and we will be able to preserve the voice. नॉर्मल और ट्रेडिशनल सर्जरी के बाद पेशेंट को रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगता है। रोबोटिक सर्जरी में क्या होता है, कितना दिन में पेशेंट नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं? ये डिपेंड करता है लोकेशन की, कहाँ पे ट्यूमर लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल आप थ्रोट में अगर माना जाता है एक टॉन्सिल कैंसर है, अर्ली कैंसर है, अगर हम उसको रोबोटिक सर्जरी के थ्रू हम रेडिकल टॉन्सिलेक्टमी करते हैं, सो जो बच्चों में हम टॉन्सिलेक्टमी कर रहे हैं बच्चों के लिए उसी का माइल्ड एक्सटेंशन है। उसमें कंप्लीटली हम ट्यूमर को निकला जा सकता है। उसके बाद हीलिंग, उसके लिए कोई हीलिंग के लिए कोई स्पेसिफिक क्लोजर टेक्निक्स भी नहीं है, नॉर्मल हीलिंग हो जाता है, रिकवरी भी जल्दी हो जाता है। द पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज होम अर्ली इन अ डे और टू आल्सो, सो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। फॉर एग्जांपल सेम थायराइड ट्यूमर्स होगा जिसमें हमने थायराइड ग्लैंड को निकला थ्रू द रोबोट, either through the rhetorical incision or through the mouth or through the breast axillary technique. अगर क्लियर कट सब कुछ दे करके प्रिजर्व करके ट्यूमर को निकल गया है तो पेशेंट को जल्दी हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, एक दिन में ही डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड लॉस मिनिमल रहता है। विल बी एबल टू प्रिजर्व द स्ट्रक्चर्स एंड पेशेंट्स का पेन भी कम रहता है। सो अर्ली रिकवरी, अर्ली डिस्चार्ज इज पॉसिबल इन रोबोटिक सर्जरी। In any sort of situation, like if it is a cancer or any kind of a problem in ENT portion, so सब में कम समय लगता है रिकवरी में। करेक्ट। अगेन अगर आप स्पेसिफिक कंडीशंस, अगर थ्रू द माउथ आप जाएंगे ऊपर से नीचे, जैसे टॉन्सिलर कार्सिनोमा है, जल्दी हम उसको रिकवरी जल्दी हो जाता है। टंग बेस कैंसर है, उससे ज़्यादा थोड़ा ड्यूरेशन जरूरत पड़ता है। उसके नीचे जाके हम लेरेंजियल सर्जरी या फुट पाइप का प्रपोर्शन में हाइपोफेरेंजियल सर्जरी करते हैं, उनको हमें एआरवे के लिए ब्रीदिंग ट्यूब डालना पड़ता है। उनमें रिकवरी का टाइम लगता है। सो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द ट्यूमर। एट द सेम टाइम थायराइड ग्लैंड को, ये ग्लैंड अगर निकल रहा है स्पेसिफिक लोकलाइज्ड है, एक ही साइड का निकलने वाला है, तो रिकवरी बहुत जल्दी हो जाता है। दोनों साइड को निकल रहा है और दोनों ऑर्गन को, बाकी दोनों नर्व को प्रिजर्व करके, पैराथायरॉइड ग्लैंड को प्रिजर्व करके कंप्लीट ग्लैंड निकल रहा है, जो हेमीथायरॉइड से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। सो डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी को ऊपर। क्या इस सर्जरी में दर्द भी कम हो सकते हैं? Again, as I told, if you are preserving, you are seeing in transfold robotic surgery में through the mouth आप कैंसर को जब निकलेंगे, आप you are not violating the normal structures. अगर आप टंग बेस में एक कैंसर है, थ्रोट की डीप पोर्शन में एक कैंसर है, पहले जमाने में क्या करते थे, हम लिप्स को स्प्लिट करते हैं, जॉ को स्प्लिट करते हैं, टंग को स्प्लिट करके अंदर जाके उसको निकालना पड़ता है। बहुत सारा नॉर्मल स्ट्रक्चर को वायलेट करके हम जा करके ट्यूमर को निकालना पड़ता है, तब पेन ज़्यादा होता है, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा रहता है, रिकवरी टाइम होने में टाइम लगता है, ब्रीदिंग ट्यूब का जरूरत पड़ सकता है, खाने का ट्यूब का, नाक से डालने वाला ट्यूब, राइल ट्यूब कहता है, उसको भी रखना पड़ता है। बट ट्रांसऑल रोबोटिक सर्जरी में हम थ्रू द माउथ विद द रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट विच कैन ऑपरेट इन नोक एंड कॉर्नर विथ डिफरेंट एंगुलेशन। ह्यूमन रिस्क का लिमिटेशन होता है, रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेटेड बाय द सर्जन डजंट हैव द रेस्ट्रिक्शन। सो जहाँ पे भी कोने में जाके भी
उसको ट्यूमर को निकाल सकता है। जब ट्यूमर को निकलता है विदाउट वायलेटिंग द लिप, जॉ, टंग, अदर स्ट्रक्चर्स, हम पूरा ट्यूमर को हम उसका पास जाकर के हम निकाल सकते हैं। जब नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को डैमेज कम रहता है, ऑब्वियसली पेन एंड डिस्कम्फर्ट बहुत कम हो जाता है। सो पेशेंट को हॉस्पिटल में कितना दिन रुकना पड़ता है? So again depends on the type of surgery we are going to do. अगर अब रोबोटिक थायराइडेक्टमी सर्जरी के लिए हम बात किया जा सकता है, मैक्सिमम 1 और 2 डेज का इनका एडमिशन का जरूरत है। whereas in ट्रांसोल रोबोटिक सर्जरी जैसे जो टॉन्सिल कैंसर का है या टंग बेस्ड कैंसर का है, तो 2 to 3 डेज में ही उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। जो लेरेंजियल कैंसर है, वॉइस बॉक्स का कैंसर है या फुट पाइप का कैंसर है, उनको ज़्यादा दिन का जरूरत पड़ सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल 1 वीक उनको जरूरत पड़ सकता है एडमिशन की। आपने एम्स दिल्ली और यूएस का महल दिखा है, आपको क्या लगता है रोबोटिक ईएनटी सर्जरी में इंडिया का पोजीशन क्या फॉरेन कंट्री के बराबर है? फ्यूचर क्या है नहीं इधर? हम मैं बोलूँगा बराबर है और ज़्यादा भी है। हमने ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। हमने डेफिनेटली इन फील्ड्स ऑफ फॉर एग्जांपल रोबोटिक ट्रांसोलर रोबोटिक सर्जरी हम 2015 से हम कर रहे हैं, जिसमें अर्ली कैंसर्स को वी हैव टू सेलेक्ट द केसेस, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। जो केयरफुल सिलेक्शन ऑफ केसेस बहुत ज़रूरी है इसमें, जिसमें टॉन्सिल कैंसर हो, जिसमें ज़्यादा बड़ा नोड्स नहीं है, लोकलाइज ट्यूमर्स हैं, अर्ली कैंसर्स हैं, हम स्टेज 1 स्टेज 2 कहते हैं, उस कैंसर्स को या टंग बेस में यूनिलैटरल एक साइड का जो कैंसर होता है उसको प्रॉपरली हम करने से उनको हम तो पहले जमाने मतलब 2015 से हम कर रहे हैं, उनका रिकवरी बहुत जल्दी हो जाता है। पीपल और डिडंट रिसीव एनी रेडिएशन ऑल्सो, जिनको ऑपरेशन हुआ है उनका अर्ली कैंसर्स को उनको आजीवन थेरेपी भी नहीं देना पड़ा है। एंड इवन नाउ दे हैव फॉलो फॉर मोर देन 9 years. They are doing really well. Really, it's great. So that is that, which means that we have the enough expertise and experience in managing head and neck cancers, thyroid nodules, thyroid cancers with robotic surgery. So most people usually think that robotic surgery is so costly. So is this true? I mean, in Indian people, most of the people can afford it or not? मैं कहता हूँ जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आता है उसका इनकरिंग कॉस्ट तो होता है, बट आप यू कंपेयर द एडवांटेजेस ऑफ रोबोटिक सर्जरी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा अर्ली कैंसर है थ्रोट में, उसको हमने रोबोटिक सर्जरी से निकला, उसका एडजुवेंट थेरेपी या रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देने का जरूरत नहीं है, जो उसमें कॉस्ट सेविंग होता है। 6 वीक्स के लिए रेडिएशन का जरूरत नहीं है। 6 वीक्स का रेडिएशन मतलब पेशेंट हैज टू स्टे नियर बाय द हॉस्पिटल, दे आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, और द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इटसेल्फ, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, व्हिच कैन बी अवॉइडेड इफ वी डू फॉर द राइट पेशेंट विद द रोबोटिक सर्जरी। सो कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर कन्वेंशनल सर्जरी है एंड रोबोटिक सर्जरी है, मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ 1 lakh would be a figure we can think about, depending on the type of surgery involved, number of days involved in the admission and all. But on average, we can say approximately a lakh difference between conventional surgery and the robotic surgery. But with its advantages of robotic surgery in carefully selected patient, it is the way forward for all the head and neck cancers. Specific केसेस में उनका हेल्प, उनका जो इंडिकेशन जो स्पेसिफिक केसेस में होता है, रोबोटिक सर्जरी is the best choice. Okay. And I mean, government scheme or any kind of Mediclaim can support? अभी रोबोटिक सर्जरी का इंश्योरेंस में धीरे धीरे आ रहा है, बाकी स्पेशलिटीज में भी उनका इंडिकेशन आ रहा है। Over a period of time, with the advantage of robotic surgery, I think there will be the insurance company and the government will support the robotic surgery programs in the hospital. So, sir, गले में सूजन और स्वेलिंग, कान में दर्द और वॉइस चेंज,
इसमें हम लोग सोचते हैं कि कोल्ड के वजह से ये हो सकते हैं. When people cannot ignore it and Yeah, when say correct. to the doctor. Yeah, I think which is a very good question. हमने अभी तक जो भी बात किया ट्रीटमेंट के बारे में बात किया. अभी जो हम बोलने वाला है प्रिवेंटिव एंड देन अर्ली डायग्नोसिस का. Exactly. प्रिवेंशन के बारे में बोलेंगे तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल दे आर डेडली कॉम्बिनेशन फॉर एनी हेड एंड नेक कैंसर. सो वी शुड कंप्लीटली अवॉइड smoking and alcohol. Another aspect is what we call a human papillomavirus, which can cause throat cancer Okay. in people with high risk sexual behavior. उनमें again the virus can cause oropharyngeal carcinomas or throat cancer. वो भी risk factor होता है. अगर symptoms के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, कोई भी अगर persistent अल्सर हो मुंह में जो हील नहीं हो रहा है, पेन persistent पेन हो, 2 weeks के ऊपर वो सिम्टम्स हैं, then we need to really see what is happening there. We need to consult the ENT, head and neck surgeon. कोई भी चेंज इन वॉइस है, जैसे जिनको होर्सनेस कहता है, होर्सनेस ऑफ वॉइस कॉमन कोल्ड में तो होता है बट 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है. जिनको होर्सनेस ऑफ वॉइस, चेंज इन वॉइस 2 weeks के ऊपर है, जरूर वो ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए. उनको एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए किस वजह से. स्पेशली इफ यू आर अ स्मोकर, you need to go and see a ENT specialist. At the same time, what you talk about the lymph node swellings or the lymph gland swelling, जिनको कैंसर अंदर होता है उनका जो मैनिफेस्ट होता है बाहर एक्सटर्नल स्वेलिंग की तरह, लम्प की तरह, उसको lymph node कहते हैं. Any lymph node which is there, which is abnormally big, definitely that needs to be examined. Okay. We need to rule out kind of cancer manifesting as a Okay. lymph node metastasis. In ENT, what kind of problem or condition demand robotic surgery? जो early cancers हैं, selected cancers of throat, tongue base, but I say throat is tonsil, tongue base, voice box, especially the top portion of the voice box, the foot pipe, otherwise called as hypopharynx, especially what we call selected areas like the side wall of the foot pipe, which Okay. is called the piriform sinus, or posterior pharyngeal wall, which means the wall which is behind. Early cancers will be able to remove with robotic surgeries. Okay. The another indication for transvaal robotic surgery is people with obstructive sleep apnea, जिनको snoring है. Snoring is a symptom, but obstructive sleep apnea मल्टीलेवल ब्लॉकेज के कारण होता है. जिनको नोज में हड्डी टेढ़ा होता है, गले के अंदर टॉन्सिल बड़ा रहता है, टंग बेस में जो लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं वो बहुत बड़ा रहता है, जिसके कारण वो ब्लॉक हो जाता है. उनमें हम रोबोटिक सर्जरी करेंगे तो टंग बेस में जो लिंगुअल टॉन्सिल का एनलार्जमेंट है हम प्रिसाइजली निकाल सकते हैं एंड एयरवे को इम्प्रूव कर सकते हैं. Okay. So we can do a multi-level surgery with robotic surgery, robotic lingual tonsillectomy to improve the airway. एक दूसरा एक इंडिकेशन है. Okay. और जो पैराफेरेंजियल स्पेस ट्यूमर्स कहते हैं, जिसको हम नेक से पहले ऑपरेट करता था या मैंडिबल को या जॉ को ओपन करके ट्यूमर को निकालना पड़ता है, उनको हम अंदर से थ्रू द टॉन्सिल जा करके नेक में जो भी ट्यूमर है उसको थ्रू द माउथ निकाल सकता है. So another indication for transvaal robotic surgery. जो रिमोट एक्सेस सर्जरी में मेन इंडिकेशन है थायराइड नोड्यूल, थायराइड कैंसर्स, उसमें हम कर सकते हैं, जिसमें हम कंप्लीटली नेक स्कार को अवॉइड कर सकते हैं विदाउट गिविंग अ स्कार इन द नेक. वी कैन रिमूव दैट. एंड नेक नोड्स मेटास्टेसिस होता है, उनको भी हम जो कैंसर, किसी का जीप में कैंसर है और उनको नेक नोड्स का सर्जरी करना पड़ता है, तब नेक में इंसिशन दे करके उनका विजिबल स्कार अवॉइड करने के लिए हम बिहाइंड द ईयर और फ्रॉम द चेस्ट एंड मैक्सिला वी कैन कम एंड डू द नेक डिसेक्शन. बाकी ट्यूमर्स होता है पैरोटिड ट्यूमर्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड ट्यूमर्स, पैराफेरेंजियल स्पेस ट्यूमर्स, पैराथायरॉइड एडिनोमा, श्वानोमा, सबका हम रोबोटिक सर्जरी से हम निकाल सकते हैं. Okay. So, sir, give some take-home message to the audience so that they can prevent ENT problems. करेक्ट. टेक होम में अगर हेड एंड नेक की बात करेंगे
So, as I said, quit smoking if you're a smoker, quit alcohol if you're taking alcohol, and pawn chewing is another important, pawn tobacco is another important risk factor for head and neck malignancies. अगर आपको सिम्टम जैसे मैंने कहा है, persistent change in voice है, neck swelling है, neck lymph nodes हैं, ulceration है with bleeding or white patches, non-healing ulcers, you need to consult a doctor. Early diagnosis is very important because if you identify the cancers early, we will be able to treat them. With the robotic surgery, we can avoid adjuvant therapy, and the prognosis is very good. The patient will be able to treat the patient effectively with robotic surgery. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. ডক্টরকে অনেক ধন্যবাদ এই জটিল রোবোটিক সার্জারিটি কি এবং কতটা সহজে করে ফেলা যায় এই বিষয়টি আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। যারা এই এপিসোডটি দেখছেন তাদের নাক, কান, গলায় যদি কোনো সমস্যা হয়, ছোটোখাটোও যদি কোনো সমস্যা হয়, সেটাকে অবহেলা করবেন না। এই সংবেদনশীল অঙ্গে রোবোটিক সার্জারি একদম নিরাপদ। এই বিষয়ে আরও কিছু জানার থাকলে কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, আর এপিসোডটি ভালো লাগলে লাইক করুন। আর ততক্ষণ দেখতে থাকুন দ্য ওয়াল, কারণ খবর এখন এখানেই।